तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली जीलिंग और मिस मेई को उसकी आगे की प्लानिंग बता देता है। अब हानली ने फैसला लिया था कि वो किसी लोकल सेक्ट को ज्वाइन कर नेसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। साथ ही उसने जीलिंग के सामने अपने दिल के सारे राज खोल दिए कि वो मिस रुआन से कितना ज्यादा प्यार करता है। भले ही वो जिंदा नहीं थी, मगर हानली के दिल में हमेशा रुआन के लिए जगह रहेगी। जिसके बाद वो जीलिंग को अलविदा कहकर अपने नए सफर पर निकल चुका। हानली को कुछ भी करके नेसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि उसे फिर कभी भी अपने दुश्मनों से डर के भागना न पड़े। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की बड़ी सी डाइस दिखाई गई, जहाँ पर हानली कई सारी सीढ़ियाँ क्लाइंब करके पहुंच चुका था। हानली को वहाँ पर एक हल्की सी मिस्ट महसूस हो रही थी जो कि ची रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स को अफेक्ट करने लगी। इस मिस्ट को देख के हानली सोच में पड़ गया कि कहीं ट्रायल शुरू तो नहीं हो गई। साथ ही हानली वहाँ पर दो कल्टीवेटर्स को भी देख पाता है जो कि मिस्ट के आड़ में बैठे हुए थे, जिसमें से एक बंदा अपने सीनियर ब्रदर फेंग से कह रहा था कि आजकल तो हमारे सेट में बहुत ही कम कल्टीवेटर्स ज्वाइनिंग के लिए आ रहे। पहले तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी और फिलहाल जो आ रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं। I mean, उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज या फिर क्वालिफिकेशन नहीं। जिस पर फेंग कह रहा था भाई इसके पीछे ना मेरा बाप जिम्मेदार है। उन्होंने सिर्फ एक बार ही ची रिफाइनिंग स्टेज के 8वीं लेवल वाले फ्री कल्टीवेटर को हमारे सेट में एडमिशन दी थी, और ये भी सिर्फ एक बार हुआ था क्योंकि उस बंदे ने मेरे फादर के सामने काफी सारी मिन्नतें की। लेकिन तभी से पूरे कॉन्टिनेंट में हमारे सेट की बदनामी हो गई। सारी तरफ बस यही अफवाहें फैल गई कि हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल सिलेक्शन का कोई स्टैंडर्ड नहीं। लोगों का मानना है कि हम किसी भी ऐरे गहरे को यहाँ पर एडमिशन दे देते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में हमारे सेक्ट की सोर्ड कंपटीशन में भी हार हो गई। उस कॉन्टेस्ट में हम एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के बाद मास्टर आर्टिसन सेक्ट के खिलाफ भी बुरी तरह से हार गए थे, और फिर दूसरी बार जब कॉन्टेस्ट हुआ उस वक्त भी हम अपने पड़ोसी सेक्ट के सामने हार गए। इनफैक्ट इस मास्टर आर्टिसन सेक्ट और एंशिएंट सोर्ड सेक्ट ने तो हमारे खिलाफ जीत का काफी अच्छा रिकॉर्ड भी बना लिया। हम लोग तो भाई तब तक हारते गए जब तक हारने के लिए कुछ बचा ही ना हो, मगर अब हमें कोई भी हरा नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि फिलहाल कोई कॉन्टेस्ट होने ही नहीं वाला। हमें अगर हमारे सेक्ट की इस पनौती को खत्म करना है तो हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी, मगर ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि जैसे ही सिटी में कोई टैलेंटेड बंदा आ गया दूसरे सेक्ट के लोग फटाफट से उसे पिक कर लेते हैं। जिस पर फेंग का दोस्त कहने लगा भाई आप ना इन फ्री कल्टीवेटर्स को कम मत समझना, क्या पता इनमें से कोई एक हेवन का भेजा हुआ टैलेंटेड बंदा हो, शायद इन्हीं में से कोई एक हीरो हो जो कि हमारे सेक्ट की किस्मत को बदल के रख दे। जिस पर फेंग इरिटेट होते हुए कहने लगा कि भाई यार प्लीज तुम ना स्वप्न लोक से बाहर आकर बातें किया करो। जहाँ तक मुझे पता है हमारे सेक्ट में कभी कोई जीनियस नहीं आने वाला, और तुम ना जरा इन नए लोगों पर नजर मारो, क्या तुम्हें इनकी शक्लें देखकर लगता है इनमें से कोई जीनियस होगा? भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिसके बाद फेंग वहाँ की मिस्ट को हटा देता है। इतनी देर से हानली के अलावा इन्हें और कोई भी देख नहीं पाया था, और अब मिस्ट के हटते ही वो लोग इन दोनों की तारीफें करने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने यहाँ पर एक इल्यूजन एरी क्रिएट की हुई थी। तभी फेंग अपने दोस्त से कहने लगा चल भाई अब काम पर लगते हैं। जिसके बाद उन सभी ज्वाइनिंग के लिए आए कल्टीवेटर से कहने लगा कि तुम में से जिसके पास ड्यूअल स्पिरिचुअल रूट्स, ट्रिपल स्पिरिचुअल रूट्स या फिर स्पेशल स्पिरिचुअल रूट्स हो तो मेरे दोस्त को फॉलो करे, ये तुम्हें ट्रायल के लोकेशन पर ले जाएगा। अब तुम में से जो भी ची रिफाइनिंग कल्टीवेशन की 10वीं लेवल के ऊपर होगा वो मुझे फॉलो करे, और बाकी बचे हुए लोग यहीं पर इंतजार करेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर हमारा कोई बंदा आकर उन्हें भी ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ले जाएगा। इधर हानली वहाँ आए लोगों को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किए जा रहा था। साथ ही वहाँ पर उसकी नजर पड़ी एक बुजुर्ग पर जो कि हर साल ज्वाइनिंग की उम्मीदें लेकर यहाँ पर आया करते थे, मगर उन्होंने आज तक कोई ट्रायल पास नहीं की। तभी वहाँ मौजूद एक कल्टीवेटर अपने साथियों को बताने लगा कि मेरा एक रिलेटिव इस बुड्ढे को पहचानता है। उसने बताया था कि इस बंदे में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, हर बार ये ट्रायल में फेल होता है और फिर दोबारा से कोशिश करता, लेकिन आज तक इसे सक्सेस नहीं मिली। मेरे ख्याल से ये बंदा खुद की जरा भी इज्जत नहीं करता। जो सुनते ही हानली को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो सोच रहा था कि कुछ फ्री कल्टीवेटर्स जिनके पास ना अच्छे रूट्स होते हैं और ना ही अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए ची रिफाइनिंग की 10वीं लेवल पर पहुंच पाना ना के बराबर है। मैंने खुद इस मुसीबत को एक्सपीरियंस किया था। ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि मानो कोई आम सा बंदा
बंदा हेवन में डिसेंड होने की कोशिश कर रहा हो। और उतने में ही हानली की नजर एक कल्टीवेटर पर गई। हानली अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस का यूज करते हुए उस बंदे को ऑब्जर्व करने लगा और उसे उस बंदे की कल्टीवेशन मेथड काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगी, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज और सिनिस्टर ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही इस बंदे ने उसे काफी अच्छे तरीके से छुपा के रखा था, मगर ये सब हानली की नजरों से नहीं बच सकता। इस बंदे की ऑरा को बस हाई लेवल के एल्डर्स ही महसूस कर सकते थे और यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा एल्डर मौजूद नहीं, जिसके चलते हानली को काफी बेचैनी सी फील हो रही थी, मानो यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है। उतने में ही फेंग उन्हें अपने डिस्क पर कैरी करते हुए वहाँ से ले जाने वाला था कि तभी वहाँ पर एक लड़की पहुँच गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी कालीन पर सवार थी। वेल, इसका नाम है मूपिलिंग और ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर थी। वो वहाँ आते ही कल्टीवेटर से पूछने लगी कि क्या तुम में से किसी के पास स्पिरिचुअल हर्ब्स को पहचानने की एबिलिटी है, मगर इन कल्टीवेटर्स ने तो कभी भी स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखा नहीं था, इसीलिए किसी के पास भी स्पिरिचुअल हर्ब्स को आइडेंटिफाई करने की कोई नॉलेज नहीं थी। उतने में ही फेंग उससे पूछता है कि जूनियर मू, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन मूपिलिंग उसे कोई जवाब नहीं देती और उतने में हानली ने अपना हाथ रेज किया, क्योंकि हानली के पास स्पिरिचुअल हर्ब्स का ढेर सारा नॉलेज था। तब मू हानली को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए अपनी कारपेट लेकर उसके पास चली गई। वो उसे बता रही थी कि मेरे स्पिरिचुअल हर्ब्स के गार्डन में काफी सारा काम पड़ा है, लेकिन वहाँ मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, तो क्या तुम मेरे हर्ब्स का ख्याल रख पाओगे? अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिसके लिए हानली भी तुरंत ही राजी हो जाता है। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि जब मैंने पहली बार येलो मैपल वैली को ज्वाइन किया था, उस वक्त भी हर्ब्स के गार्डन को संभालना ही मेरी जिम्मेदारी थी। मैं ही वैली के गार्डन का इंचार्ज था। खैर, अब एक बार फिर से मैं स्पिरिचुअल हर्ब के गार्डन से ही शुरुआत करूंगा। अब हानली उस कारपेट पर आ चुका था। मिस मूपिलिंग उससे पूछती कि बताओ फिर नए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? तो हानली उसे ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मेरा नाम हानली है, मेरे पास स्पिरिचुअल हर्ब्स का ठीक ठाक नॉलेज है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो सुनते ही मूपिलिंग उसे अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन तभी फेंग कहता है, मिस पेलिंग जरा सुनिए तो आप एग्जाम के बिना इस बंदे को क्यों ले जा रही हो? अगर आपको हेल्पर्स की जरूरत है तो कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म होते ही मैं गार्डन में आ जाऊंगा, आप मेरे से जितनी चाहे उतनी मेहनत करवा सकती हो। दरअसल फेंग को ये बंदी काफी ज्यादा पसंद थी, मगर मुंह तो उसे घास भी नहीं डालती। वो कह रही थी, सीनियर, मेरा ख्याल करने से पहले आपने खुद का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वो फेंग का दिल तोड़ते हुए हानली को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। साथ ही हम उस मिस्टीरियस बंदे को भी देख पाते हैं, जो कि हानली के वहाँ से जाने के बाद ईवल स्माइल कर रहा था। वेले बंदा कौन है, इसके बारे में हमें अभी के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई। अब सीन शिफ्ट होकर हम डिसाइपल सन को देख पाते हैं, जो कि मॉर्टल्स को मेडिसिन बांटने के बाद काफी ज्यादा थक गया था। वो कहते हैं, चलो भाई, फाइनली एक बार का ये काम पूरा हो गया। सच बताओ तो ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करके मैं थक गया, इससे अच्छा तो मैं 10 दिनों तक सोड प्रैक्टिस कर लूं। तभी मूस की बातें सुनकर कहने लगी कि तुम एक नंबर के कामचोर हो, हमारा सेक्ट ज्वाइन करके तुम्हें कई साल बीत गए हैं, मगर अभी तक तुम्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स के नाम भी याद नहीं रहते। अरे नाम छोड़ो, तुम तो उन्हें देख कर भी पहचान नहीं सकते। तुम्हारी स्किल्स तो इतनी वाहियात है कि तुमसे ज्यादा स्मार्ट मुझे हानली लगा। उसने न जाने कई सारे हर्ब्स और पिल्स को पहचान के दिखाया, और तुमसे कुछ पूछो तो तुम बस बहाने बनाते हो। जिस पर सन कह रहा था, क्या सीनियर, आप भी हमेशा मुझे तंग करती रहती हो। देखिए, हर एक बंदे की एबिलिटीज अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ये जूनियर, मेरे ख्याल से इसे हर्ब्स और मेडिसिन में काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी। वैसे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तो हानली ने तुरंत ही उसे अपना नाम बता दिया। सन कह रहा था, भाई हानली, तुम मुझे काफी ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन लग रहे हो। मुझे ना तुमसे कई सारी उम्मीदें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मन लगाकर कल्टीवेट करो, और मैं भी दुआ करूंगा कि तुम कल्टीवेशन में मुझसे भी आगे निकल जाओ। और हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा बड़ा भाई सन तुम्हारा ख्याल रखेगा। इधर हानली को भी ये बंदा काफी अच्छा लगा था। वो सोचता है कि शायद ये अच्छे किरदार का मालिक होगा, ऐसे लोग आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलते। जिसके बाद हानली मिस पिलिंग से पूछने लगा कि सीनियर, क्या ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट हमेशा से ही लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करता है? हानली के इस सवाल से मुंह भी थोड़ा सा चौंक गई थी। जिसके बाद वो जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ, 80 साल पहले हमारे सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ने एक मॉर्टल का रूप लेकर मॉर्टल्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने चले गए। इस सफर में उनकी मुलाकात एक मॉर्टल फैमिली से हुई। वो लोग काफी नेक दिल और अफेक्शनेट थे। उन्हें हमारी सीनियर की असली पहचान के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने उनके साथ काफी अच्छा बर्ताव किया, उन्हें रहने के लिए शेल्टर दिया। उस फैमिली का यही नेचर हमारे ग्रैंड एल्डर को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने वापस लौटते इस फ्री क्लिनिक को एस्टेब्लिश किया, ताकि वो यहाँ के
आसपास के मॉर्टल लोगों के काम आ सके। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से मॉर्टल आते हैं और हम उन्हें फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते। हमारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वहीं पर सन कह रहा था कि वैसे भी मेडिसिनल हर्ब्स हमारे ज्यादा काम नहीं आते, मगर मॉर्टल्स के लिए काफी ज्यादा असरदार हैं। जिसके बाद वो मुंह से कह रहा था कि सीनियर अब आज का काम तो खत्म हो गया, इसलिए मुझे भी इजाजत दीजिए, मेरे अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान है। साथ ही वहाँ से जाते हुए हानली से भी यही कह रहा था कि जब भी तुम्हारा घूमने फिरने का या फिर पार्टी करने का दिल हो तो मुझे बुला लेना, हम दोनों भाई मिलकर मजे करेंगे। अब उसके वहाँ से जाने के बाद वो भी सारा सामान क्लिनिक में रख देती है। वो कह रही थी कि जल्दी सोड कंपटीशन होने वाला, पता नहीं किस्मत हमारा साथ देगी या फिर हम दोबारा से हार जाएंगे। जिसके बाद वो हानली को लेकर माउंटेन गेट की तरफ रवाना हो गई। वो हानली को बता रही थी कि यहाँ पर टोटल 6 पिक हैं, जिन्हें हेवन स्प्रिंग, फायर क्लाउड, हिडन सोड, लॉक्ड मिस्ट, व्हाइट फिनिक्स और फैंटम स्टोन के नाम से जाना जाता। इनमें से हर एक पिक पर प्राइमरी और डिप्यूटी मास्टर को अरेंज किया गया और वो सभी लोग कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हैं। और वहाँ माउंटेन के फुट में तुम्हें एक एफिलिएटेड मार्केट प्लेस मिलेगा, जहाँ से हमारे डिसाइपल्स कल्टीवेशन का मटेरियल खरीद सकते हैं। साथ ही उसने नोटिस किया कि हानली उसकी हर एक बात को काफी केयरफुली सुन रहा था। वो कहने लगी कि तुम्हारे जितना ध्यान अगर सन मेरी बातों पर देता तो शायद आगे की लेवल पर भी पहुँच जाता, मगर उस बेवकूफ को तो टाइम पास करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। जिसके बाद ये लोग सेक्ट के मेन गेट के पास पहुँच गए, जहाँ पर मिस फीलिंग हानली से कह रही थी कि अगर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो तुम स्क्रिप्चर पवेलियन में मौजूद बुक्स को पढ़ सकते हो। वहाँ पर एक स्पेशल बुक होगी जिसका नाम है फॉलिंग क्लाउड रिकॉर्ड। तुम्हें पता है उस बुक में इत्तू सी बातों का भी जिक्र किया गया है। अब इतने छोटे मोटे मैटर्स उसमें लिखने की वजह से वहाँ पर ढेर सारी बुक्स जमा हो रही। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सारी बातें लिखने का हमारे सुप्रीम एल्डर को फ्री टाइम कहाँ से मिलता। जब भी देखो तब वो उन किताबों में ही घुसे रहते और उतने में वहाँ पर एल्डर फेंग की एंट्री हो गई। तो हानली और मूपीलिंग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लगे। दरअसल एल्डर फेंग कल्टीवेशन के एलिक्सर फॉर्मेशन के आखिरी स्टेज पर थे। तभी एल्डर फेंग मूपीलिंग से कहने लगे, बच्ची तुम्हें ये सारी फॉर्मेलिटीज मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आज न कल हम लोग एक फैमिली बनने वाले हैं। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके बेटे फेंग को मूपीलिंग काफी ज्यादा पसंद है। साथ ही एल्डर हानली को देखकर कहने लगे कि शायद ये बंदा हमारे सेक्ट में ज्वाइनिंग के लिए आया होगा। जिस पर मूपीलिंग कह रही थी, हाँ सीनियर आपने एकदम सही पहचाना, दरअसल मैं इस बंदे को हमारे सेक्ट मास्टर से ही मिलवाने ले जा रही थी, मगर रास्ते में हमारी आपसे मुलाकात हो गई। जिस पर एल्डर फेंग कहने लगे, कह रहे हो बुड्ढा काउंसिल मीटिंग से वापस लौटने के बाद काफी ज्यादा थक गया होगा। वैसे मैंने सुना था कि इस साल हमारे सेक्ट में जितने भी नए कल्टीवेटर्स ने ज्वाइन किया उनमें से एक जीनियस है। दरअसल वो बंदा गोल्डन फोर्जिंग बॉडी लेवल पर है। आज तो हिडन सोड पिक और फायर क्लाउड पिक उसे अपने पिक में शामिल करवाने के लिए झगड़ों पर उतर आए थे, तो फिर मैंने जाकर उन लोगों के झगड़े छुड़ाए। ऐसे जीनियस डिसाइपल्स को तो कोई भी मास्टर हाथ से नहीं जाने देगा। अब मैंने उन दोनों की लड़ाइयाँ छुड़ाने की वजह से वो बंदा मेरे से ही इम्प्रेस हो गया। वो खुद ही कह रहा था कि मुझे तो बस एल्डर फेंग का ही डिसाइपल बनना है। अब बताओ भला मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। इधर हानली दिल ही दिल में सोच रहा था कि गोल्डन फोर्जिंग बॉडी ये तो काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, जरूर से वो बंदा कोई जीनियस होगा। उतने में एल्डर फेंग कहने लगे कि वैसे भी अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो सेक्ट लीडर को क्यों ही इतना परेशान करे। अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो मैं ही इस बंदे की बॉडी को चेक करता हूँ। तो हानली ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी। तो मास्टर अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करते हुए हानली की कल्टीवेशन लेवल को चेक करने लगी। वो कह रही थी, बच्ची तुम तो ची रिफाइनिंग की 10वीं लेवल पर हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने यंग होकर भी इतनी जल्दी 10वीं लेवल पर कैसे पहुँच गए। मेरे ख्याल से तुम भी काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। वेल अगर यहाँ पर हानली अपनी कल्टीवेशन लेवल को सप्रेस नहीं करता तो शायद एल्डर फेंग को हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि इस टियानियन कॉन्टिनेंट में कोर फॉर्म करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि हानली ने ऑलरेडी पार कर लिया है। तो हानली उन्हें रिस्पेक्ट पे करते हुए कहने लगा कि ग्रैंड मास्टर मेरा नाम हानली है और मेरे पास वुड, फायर, वाटर एंड अर्थ के स्पिरिचुअल रूट्स हैं। जो सुनते ही मूपीलिंग और मास्टर फेंग थोड़े से नाराज हो गए, क्योंकि हानली के पास फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे जिन्हें कल्टीवेशन की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। हानली तो उन दोनों की शक्लें देखते हुए समझ गया कि वो मुसीबत में है। साथ ही साथ तो दिल में ही कह रहा था कि अब शायद ग्रैंड एल्डर फेंग मुझे वही लेक्चर देंगे जो मैं पहले भी इस दुनिया में कई बार सुन चुका हूँ।
ये मुझे बताएंगे कि फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए अच्छे स्पिरिचुअल रूट्स होना जरूरी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिना लेक्चर दिए ही ये मुझे यहाँ से भगा दे। वही मुपिलिंग के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। वो दिल से चाहती है कि हानली को यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। उसे हानली का नेचर काफी ज्यादा पसंद आया था। वहीं पर मास्टर फेंग थोड़ा सा सोचने के बाद कहने लगे, कोई बात नहीं, हमारे सेक्ट में कई सारे दूसरे डिपार्टमेंट है जहाँ पर पिल रिफाइनिंग, फॉर्मेशंस बनाना या फिर आर्टिफैक्ट को क्राफ्ट करना, ये सारी स्किल्स सिखाई जाती है। तो तुम इनमें से किसी में भी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। और अगर सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे स्पिरिचुअल रूट्स ही हमें डिफाइन करते हैं। अगर कोई पक्की इरादे वाला बंदा हो तो फॉल्स रूट के साथ भी कल्टीवेशन के शिखर को छू सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स होकर भी हार मत मानना। कड़ी मेहनत करो और सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। साथ ही साथ हमारा सेक्ट भी तुम्हारी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर जाने के लिए एलिक्सर पिल भी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए एकदम बेखौफ होकर अपनी कल्टीवेशन जर्नी को शुरू करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम काफी आगे जाओगी। तो इस तरह से हानली ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एल्डर फेंग के अच्छे और रहमदिल नेचर की वजह से। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद हानली की स्पिरिचुअल रूट्स देखते ही उसे वहाँ से भगा देता। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस होने के बाद मुपिलिंग हानली को लेकर गार्डन के पास पहुँच चुकी थी। वो हानली को बताने लगी कि एल्डर फेंग ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है, तो बताओ फिर तुम स्पिरिचुअल हर्ब्स के गार्डन में काम करोगे या फिर मेरे साथ पिल रिफाइनिंग की टेक्निक सीखोगे। तो हानली उससे कहता है, सीनियर, ये बेचारा डिसाइपल इतना टैलेंटेड नहीं है कि आपके साथ पिल को रिफाइन कर पाए, इसलिए मैं गार्डन का ही ख्याल रखूंगा। जो सुनते ही मुपिलिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी बंदे ने मुपिलिंग के साथ रिफाइनिंग के लिए मना किया हो। तो कह रही थी, ठीक है, आज के बाद हमारे स्पिरिचुअल गार्डन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हर साल तुम्हें एक स्पेसिफिक कोटा सेक्ट के पास जमा करना होगा, जिसमें कुछ स्पेशल हर्ब्स भी होनी चाहिए। ये लो, ये है तुम्हारे गार्डन का टोकन, और इस स्क्रॉल पर स्पिरिचुअल हर्ब्स का ख्याल कैसे रखा जाए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। बस याद रखना कि स्पिरिचुअल गार्डन में गलतियां करना अलाउड नहीं है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती से भी हर्ब्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जिस पर हानली कह रहा था, सीनियर, आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें, मैं इस गार्डन को काफी अच्छे से अटेंड करूंगा। अगर आपके पास और कोई इंस्ट्रक्शंस हो तो अभी मुझे बता दीजिए। जो सुनते ही मुपिलिंग थोड़ा सा सोच में पड़ गई, जिसके बाद वो हानली को मिस्टीरियस आइस फॉर्मूला कल्टीवेशन टेक्निक का बुक देकर बताने लगी कि ये सबसे आसान कल्टीवेशन मेथड मानी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से इसमें ब्रेक थ्रू करो। अगर कल्टीवेट करते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। हानली तो उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में खुश हो गया। उसे एक कमजोर डिसाइपल का रोल प्ले करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी मुपिलिंग हानली से कहती है कि देखो, अगर यहाँ पर कोई भी मुझसे मिलने आ जाए तो उसे बता देना कि मैं सिक्लूजन में हूँ। स्पेशली तुम्हें उस फेंग पर नजर रखनी होगी। वो बंदा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए उसे मेरे पास बिल्कुल मत भेजना, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। तो हानली भी अपनी हंसी को दबाते हुए कह रहा था, ठीक है सीनियर, आप जो बोलोगे वही होगा। अब मुपिलिंग के वहाँ से जाने के बाद हानली कह रहा था कि ये लोग तो डिसाइपल में कोई भेदभाव नहीं करते, साथ ही साथ मॉर्टल लोगों की हेल्प करते हैं। अब तो ये ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहा है। जिसके बाद हानली अपने कमरे में पहुँचते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर चुका था, और अब वो सीधे आराम करने चला गया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा टेंशन अब खत्म हो चुका है। अब अगले ही दिन हमें ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का खूबसूरत नजारा दिखाया गया, जहाँ पर कोई तलवारबाजी सीख रहा था, कोई आइस टेक्निक तो कोई फायर टेक्निक। वहाँ के एक चेम्बर में पिल रिफाइनिंग सिखाई जा रही थी। यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को अपनी अपनी स्पेशल फर्नेस दी जाती है। इनफैक्ट हानली को भी एक नई फर्नेस मिल चुकी थी। वो कहता है कि बाकी के सेक्ट में तो ज्वाइनिंग करने के बाद वेपन्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ की तो रीति रिवाज ही अलग है। यहाँ पर लोगों को वेपन्स नहीं बल्कि कोल्ड रन दी जाती है। मानना पड़ेगा ये सेक्ट काफी ज्यादा यूनिक है। ये तो अच्छा हुआ कि तीनों सेक्ट में से मैंने इसे ही सिलेक्ट किया। अब हमें हानली का एक नया कॉस्ट्यूम दिखाया जाता है, जिसमें वो हमेशा जैसे ही हैंडसम लग रहा था। सो ये है हानली का एक नया सफर, और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल बन चुका है। हानली कह रहा था कि ये डिसाइपल बनने वाली फीलिंग ही कुछ अलग होती है। इससे तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, लेकिन कल्टीवेशन के लिए मुझे किसी और केव की तलाश करनी होगी जो किसी की नजरों में ना आए। तो हानली ने वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर एक जगह सिलेक्ट की, जहाँ की चट्टानों पर वो अपने बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड से अटैक करने लगा। उन सोर्ड्स ने एक ही झटके में हानली के लिए एक बढ़िया सी केव बना के दी थी। अब केव तो बन गई, लेकिन इसे सबसे छुपा कर रखना जरूरी था, ताकि हानली यहाँ आकर बिना डिस्टर्ब हुए अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर पाए। तो हानली उस केव को हाइड करने के लिए स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन का यूज करेगा। इस फॉर्मेशन
पोजीशन के होते हुए कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर भी हानली की केव को डिस्कवर नहीं कर सकता था। साथ ही हानली देखता है कि उसका मंकी डार्क अंडरवर्ल्ड से वापस आने के बाद सिर्फ आराम कर रहा है। दरअसल वहाँ खाए हुए हजारों लाखों बीस्ट को हजम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो अब हानली ने भी उसे बिना डिस्टर्ब किए स्टोरेज बैग में डाल दिया। वेल हानली ने डियानियान में आकर एक सेक्ट ज्वाइन किया और फिर एक केव बना ली और अब यही से उसका नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करने का सफर शुरू होगा। सबसे पहले तो हानली को हम सभी से गुड लक की विशेष चाहिए और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसे फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी को हटाना होगा। तो हानली अपनी गोल्डन लाइटनिंग का यूज करते हुए जैसे तैसे उस विंड स्पिरिट एनर्जी को अपनी कोर से दूर करते हुए ट्रैप कर देता है। भले इस एनर्जी को उसने बंद कर दिया, लेकिन ये कब तक लॉक रहेगी इसकी गारंटी तो खुद हानली को भी नहीं थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।